नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैफ़े में। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हम शुरू कर रहे हैं मुगल्स में सबसे पहला आता है बाबर। सब जानते हैं कि मुग़ल डायनेस्टी की जो स्थापना करी थी भारत में, वो बाबर ने ही करी थी। तो हम बाबर का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक लिंक बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या तो अभी क्वेश्चन के माध्यम से ही हम उसको देख लेंगे, जैसे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जान लेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? ये मुगल क्या मुगल होता, हाँ मुगल। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ये तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, दूसरा आता है मुगल तुर्कों की किस शाखा से संबंधित था? ये थे चगताई शाखा। ठीक है, जो मुगल है ना वो चगताई शाखा से है। अब देखो, मुगल जो हैं वो माता और पिता दोनों पक्ष देखते हैं हम इनके। जो इनकी माता पक्ष है, माता पक्ष, तो वो था इनका चंगेज़ खान। चंगेज़ खान को तो आप जानते ही हैं कि जिसने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि जिसके भाले में जितने ज़्यादा सर होंगे उसको उतना ही इनाम दिया जाएगा, और जिसके भाले में अगर कम सर होंगे तो उसका सर काट के उसी भाले में डाल दिया जाता था। मतलब बहुत क्रूर था वो। और ये पिता पक्ष से थे तैमूर। जो तैमूर था ना, पिता पक्ष से, पिता पक्ष, ये थे तैमूर से। ठीक है, तो ये अपने आप को तैमूर का वंशज ही बताते थे। ये कभी भी चंगेज़ खान का वंशज नहीं बताते थे, क्योंकि इनको मतलब ऐसा लगता था कि वो बहुत क्रूर इमेज थी उसकी, तो इनको एक तरह से शर्म आती थी। तो इसलिए ये पिता पक्ष का ही अपना बताते थे, तो इन्होंने तैमूर के वंशज को ही आगे बढ़ाया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। बाबर किस वर्ष फरगना के सिंहासन पर बैठा? ये फरगना के सिंहासन पर बैठा था 1494 में, और ये बस 11 वर्ष का था उस समय। मतलब इसका जो जन्म हुआ था ना, वो 1483 में ही बाबर का जन्म हुआ था। तो मतलब नाबालिग ही था जब ये सिंहासन पर बैठा था। फरगना एक छोटी सी जगह थी। तो इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। इसके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। तो ये मिर्ज़ा की उपाधि लेकर बैठते थे सिंहासन पर। एक बहुत छोटी सी जगह थी, तो उनके मरने के बाद ये राजा बना बाबर। ठीक है, लेकिन बाबर एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो इसने क्या करा, जो इसके चाचा थे ना अहमद मिर्ज़ा, इसने उनकी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन वो कब्जा ज़्यादा देर चल नहीं पाया। जो एक था शैबानी खान, शैबानी, वो आगे क्वेश्चन में भी आएगा, लेकिन यहाँ पर भी हम एक बार देख लेते हैं, वहाँ रिपीट कर लेंगे। शैबानी खान करके था। तो ये जो था ना, ये चंगेज़ खान का वंशज था। मतलब इसके मामा के तरफ से था ये। शैबानी खान, उसने हमला किया और 1501 में बाबर को रोड पर ला दिया इसने, बिल्कुल। 1501 में इसने जो इसका समरकंद था वो भी छीन लिया, और फरगना तो छीन ही लिया। मतलब फरगना इसका अपना था, और समरकंद इसने अपने चाचा से जो छीना था अहमद मिर्ज़ा से, वो दोनों इससे छीन लिया शैबानी खान ने, और इसे रोड पर ला दिया। उसके बाद फिर लेकिन बाबर ने हिम्मत नहीं हारी, और 1504 में इसने जैसे तैसे अपनी जो भी अपने फॉलोवर्स थे, जो भी थोड़े बहुत सैनिक बचे थे, उनको एकत्रित करके इसने काबुल पर कब्जा कर लिया। और वहाँ पर इसने पातशाह की उपाधि धारण की, अपने मिर्ज़ा की उपाधि को त्याग दिया और पातशाह की उपाधि धारण करी। ठीक है, और आगे का हम जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाबर के पिता कौन थे? तो मैंने ये बताया, बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, ये फरगना के शासक थे। फरगना एक छोटी सी जगह थी, फरगना, फरगना के शासक। अगला क्वेश्चन है, सरे पुल के युद्ध में बाबर को किसने हराया था? तो मैं जो बता रहा था शैबानी खान, वो उसको सरे पुल का युद्ध बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा जाता है सरे पुल का युद्ध। ठीक है, तो ये था शैबानी खान ने 1501 में हराया था इसको। और शैबानी खान किसका वंशज था? ये चंगेज़ खान का वंशज था। मतलब जिस वंश की इनकी माता थी, मुगलों की माता जिस वंश की थी ना, उसी वंश का था ये सरे पुल। ये सॉरी, शैबानी खान। सरे पुल तो युद्ध का नाम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत ने पातशाह की उपाधि, बाबर ने पातशाह की उपाधि कहाँ और किस वर्ष धारण करी थी? तो ये 1504 में, जब इसने काबुल पर कब्जा कर लिया था। तो अपने जो इसके अनुयायी थे, जो इसके फॉलोअर्स थे, उनमें एक और जोश भरने के लिए इसने पातशाह की उपाधि धारण करी थी। ये बादशाह नहीं है, ये पातशाह ही है। ठीक है, बाबर के खिलाफ शैबानी खान ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया था? देखो, ये थी तुलगमा तकनीक, तुलुगामा। अब ये क्या होती थी, इसमें क्या करते थे, जो सेना है ना उसको कई टुकड़ियों में डिवाइड कर देते थे। ठीक है, 2 टुकड़ी ऐसे आगे होती थी और बहुत सारी टुकड़ी छोटी छोटी पीछे होती थी। ठीक है, तो जो सामने से अटैक करेगा उसकी सेना पहले इन टुकड़ियों के चक्कर में रह जाएगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि पीछे कितनी सेना है। अब वो कम हो ज़्यादा हो, वो अचानक से निकल कर इन पर आक्रमण करती थी। तो ये काम बहुत आई थी, और बाबर ने इससे सीखा भी था। बाबर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन और दोस्त दोनों से सीखता था। ठीक है, तो तुलगमा तकनीक समझ गए ना, कि अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट देना, और कुछ टुकड़ियों को आगे रख के बाकी टुकड़ियों को पीछे रखना। अगला है, आलम खान कौन थे? अब देखो, बाबर भारत में कैसे आया?
बताया जाता है कि बाबर का एक सपना होता था कि मैं कभी भारत पर राज करूंगा, लेकिन उस समय वो सपना ही था, क्योंकि कहीं कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं था, ना तो इसकी इतनी पावर थी, ना सेना थी, कुछ भी नहीं था कि ये भारत पर अपना कब्जा कर सके। लेकिन इसके सामने अपॉर्चुनिटी आई। इसके सामने अपॉर्चुनिटी कैसे आई? हाँ, पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबर ने 1526 में ही पहली बार पानीपत का युद्ध लड़ा था। बाबर ने भारत पर 1519 में 2 बार, ठीक है, और एक 1520 में और एक 1524 में बाबर ने 4 बार आक्रमण कर चुका था ये भारत पर पहले। और इसने छोटी छोटी जगह पर अपना कब्जा भी किया था। मतलब भारत मतलब कौन सा वाला, जो पाकिस्तान में है वो वाला भारत, लेकिन उस समय तो भारत ही था, लेकिन अभी वो भारत में नहीं है, तो इसलिए हम 1526 में ही मानते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप पर कब हमला किया था बाबर ने, तो 1519 लगाना पड़ेगा हमें एग्जाम में, ठीक है। तो जब 1524 में बाबर ने हमला किया था, तो उस समय क्या हुआ, जो इब्राहिम लोदी वहाँ का शासक था दिल्ली सल्तनत का, उसकी और जो पंजाब का गवर्नर था दौलत खां, इन दोनों में बहुत मनमुटाव हो गए, दौलत खान और इसमें इब्राहिम लोदी में। तो इब्राहिम लोदी ने दौलत खान को हड़का कर कहा कि भाई दिल्ली आओ तुम। दौलत खान ने क्या करा, दिल्ली गया ही नहीं। दौलत खान ने क्या करा, इसका बेटा था दिलावर खान, उसे इसके बाबर के पास भेज दिया, और बाबर के पास ये संदेश लेकर भेजा कि आप इब्राहिम लोदी को हटाइए और उसके चाचा आलम खान, इसका चाचा था आलम खान, कि आप आलम खान को गद्दी पर बिठाइए, ठीक है। अब बाबर के कान खड़े हो गए कि भाई हमें तो बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है। और उस एक बात और हुई थी, राणा सांगा जो थे ना, मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, उन्होंने चित्तौड़ के राजा थे राणा सांगा, ठीक है। उन्होंने इब्राहिम लोदी को एक बार हरा दिया था, लेकिन वो उसे जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। तो राणा सांगा ने भी बाबर को न्योता भेज रखा था कि आप भारत आइए, हम और आप मिलकर इब्राहिम लोदी की जड़ ख़त्म कर देंगे। तो बाबर समझ गया कि इनमें तो आपस में फूट है, और बाबर को बहुत बढ़िया मौका मिल गया। बाबर इसी की तलाश में था, ठीक है। तो ये समझ गए ना, ये कैसे था कि जो ये था दौलत खान, ये गवर्नर था पंजाब का, किसके राज्य में, ये था इब्राहिम लोदी का। लेकिन इब्राहिम लोदी और दौलत खान के रिलेशन बिगड़ गए, इनमें लड़ाई होने लगी। इब्राहिम लोदी ने एज ए सुल्तान इसे दिल्ली बुलाया, लेकिन ये गया नहीं। इसने क्या करा, अपने बेटे दिलावर खान को बाबर के पास भेज दिया संदेशा लेकर कि आप इब्राहिम लोदी को हटाइए और उसके चाचा आलम खान को आप गद्दी पर बिठाइए, ठीक है। तो आलम खान कौन थे, इब्राहिम लोदी के चाचा थे। आगे चलते हैं। बाबर को भारत में किसने आमंत्रित किया था, ये दौलत खान और राणा सांगा ने। राणा सांगा पहले इनविटेशन दे चुके थे, फिर दौलत खान ने भी इनविटेशन दे दिया। लेकिन दौलत खान का एक्चुअली तो इसके पीछे करता धरता कौन था, आलम खान था, क्योंकि आलम खान ही तो था ना, उसका चाचा था गद्दी पर, तो वही बैठना चाह रहा था ना। तो बाबर को यहीं से मौका मिल गया और उसने आक्रमण कर दिया इब्राहिम लोदी पर। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, ये 21 अप्रैल 1526। ये एग्जैक्ट डेट याद रखना जरूरी है, एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ होती हैं ना, उनकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, तो हमें 21 अप्रैल भी याद रखना है, 21 अप्रैल 1526। भारत में पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था? पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग 1526 में किया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, वो एक बार आईएएस के एग्जाम में पूछा भी गया है पहले, कि भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग कब किया गया था? तो वो याद है ना, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे किया गया था, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर बहुत छोटे रूप में किया गया था, तोप वगैरह नहीं थी, बस सिंपल बारूद था और दोनों तरफ से किया गया था। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि एक तरफ से बारूद का प्रयोग किस युद्ध में किया गया पहली बार, तो वो यही था 1526 पानीपत का युद्ध, ठीक है, बाबर ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था ये, राणा सांगा और बाबर 1527 में। अब देखो, जो ये था पानीपत का पहला युद्ध था, इसमें इब्राहिम लोदी तो मारा गया था, युद्ध में ही मारा गया था इब्राहिम लोदी। लेकिन जो ये थे राणा सांगा, ये मारे नहीं गए थे, ये बाद में मरे थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये घायल हो गए थे और ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, तो ये बाबर को छोड़ते नहीं। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो इनके अपने ही लोग थे ना, उन्होंने इनको विष दे दिया था। क्यों दे दिया? क्योंकि उन्हें लगता था कि अब ये फिर से बाबर पर हमला करेंगे और बहुत ज़्यादा क्षति होगी, फिर से युद्ध होगा, फिर से लोगों की जान माल की हानि होगी। तो इसलिए अपने लोगों ने इन्हें युद्ध दे दिया था। और इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि बताया जाता है कि इनके शरीर पर 80 घाव थे, जो कि 80 युद्ध लड़ने के प्रमाण थे, ठीक है। बहुत युद्ध लड़े थे राणा सांगा ने। कौन से राणा सांगा कौन थे बताइए? ये वही थे जो मीराबाई के ससुर थे, ठीक है, फादर इन लॉ थे मीराबाई के। अगला क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, बाबर और मेदिनी राय 1528 में। ये बाबर के युद्ध करने की ट्रिक तो सबने सुनी रखी होगी, पानी पीकर खाना खाया, चला घाघरा बांध के, वही वाली है। 1530 में मरी गया था। हर एक वर्ष में एक युद्ध लड़ा था इसने भारत में, ठीक है। जीफागरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये जीफागरा नहीं है, ये घाघरा होगा, घाघरा, घाघरा।
घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर और नुसरत शाह के बीच। अब ये नुसरत शाह पता कौन था? ये इब्राहिम लोदी का दामाद था। ये मतलब एक अफगानी था, इब्राहिम लोदी का दामाद, इब्राहिम लोदी का दामाद, ठीक है। जो इस लड़ाई के बाद फिर बाबर मर गया था। बाबर ने, इसमें क्या हुआ था कि बाबर बहुत कमज़ोर हो गया था, युद्ध खत्म भी नहीं हुआ था, तो बाबर को संधि करनी पड़ गई थी। आप कह सकते हैं कि बाबर ने हरा दिया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हराया था, अफगानों से संधि करनी पड़ी थी बाबर को। बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1530 में हुई थी बाबर की मृत्यु। ये बार थक गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और ये मर गया। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो गुलबदन बेगम थी ना, इसकी पुत्री थी गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन, उसने अपनी किताब में लिखा है कि इसको जो इब्राहिम लोदी की माता थी उन्होंने विष दे दिया था बाबर को, तो उसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई थी, ये उसने कहा है गुलबदन बेगम ने। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी? खानवा का युद्ध, जो राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था, इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी यहाँ पर, ठीक है। किस युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद की उद्घोषणा की थी? ये जिहाद की उद्घोषणा जो इसने की थी ना, ये करी थी इसने खानवा के युद्ध के बाद ही, ठीक है। जिहाद क्या होता है? जिहाद वही होता है कि मतलब जो अपना रिलीजन है उसको फैलाने का काम होता है जिहाद। किस युद्ध के बाद बाबर ने मुसलमानों पर तमगा को समाप्त कर दिया था? ये खानवा के युद्ध के बाद ही कर दिया था। अब तमगा क्या होता है? तमगा होता है जो व्यापारियों पर कर लगाया जाता है, ठीक है, व्यापारियों पर कर, व्यापारियों पर कर, ठीक है। तो इसने मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए, ताकि मुसलमान इसका विश्वास ये जीत सके, इसने मुसलमानों पर से तमगा जो हटा ना, तमगा जो व्यापारिक कर था वो हटा दिया था। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई में तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उस्ताद अली कुली। तोपखाने का नेतृत्व इसी ने किया था। ये बहुत नाम आता है, ये आता है, और एक जो इनके बंदूकची थे ना, गनर्स, उनका आता है, उसका जो नेतृत्व किया था वो था मुस्तफ़ा करके, ठीक है। तो ये अली कुली था, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये रहा, पानीपत की पहली लड़ाई में बंदूकधारियों की बटालियन, बंदूकधारी मतलब वही गनर्स जो थे, उनकी मुस्तफ़ा ने उसका नेतृत्व किया था, ठीक है। इसे कलंदर के नाम से जाना जाता है। इसे बहुत दयालु भी बताया जाता है बाबर को, तो इसलिए इसे कलंदर के नाम से भी जाना जाता है बाबर को। उस टाइम के लोगों ने इसे कलंदर के नाम से भी जाना। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया था? इसने तुलुगमा तकनीक और ऑटोमन तकनीक का इस्तेमाल किया था। अब तुलुगमा तो मैंने बता दी थी। तुलुगमा तो वही थी कि जो अपनी सेना है उसको टुकड़ियों में बांट करके और 2 टुकड़ी आगे रख के बाकी टुकड़ियों को पीछे रखते थे। और एक ऑटोमन तकनीक थी। ऑटोमन तकनीक पता क्या थी? इसमें क्या करते थे, बैलगाड़ी को प्रयोग करते थे इसमें, और उनको अरबा कहते थे, ठीक है। बैलगाड़ियों को क्या बोलते थे? अरबा। अब उनका प्रयोग करते कैसे थे? ये जो बैलगाड़ी होती हैं, उन सबसे आगे वाली लाइन में जो भी सेना है, सेना के सबसे आगे बैलगाड़ियों को चमड़े से बनी हुई रस्सी में बांध देते थे, सारी बैलगाड़ियों को यहाँ पर। तो जो पहला हमला होगा वो बैलगाड़ियों पर ही होता था, सामने वाली सेना का, ठीक है। बताया जाता है बाबर ने 700 बैलगाड़ियों को प्रयोग किया था पानीपत की प्रथम लड़ाई में। तो ये ऑटोमन तकनीक थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो ये तुर्की में लिखी है। नाम क्या था उसका? तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी, ठीक है। बाद में इसका अनुवाद भी हुआ था फारसी भाषा में। जो तुर्की थी ना, मुगलों की ऑफिशियल भाषा नहीं थी ये मुगलों की ऑफिशियल भाषा तो पारसी थी, पर्शियन, पारसी बोल दो, पर्शियन बोल दो, फारसी, ठीक है। तो मुगलों की ऑफिशियल भाषा ही नहीं थी, लेकिन इसने जो तुजुक-ए बाबरी लिखी थी वो तुर्की में ही लिखी थी। तुजुक-ए बाबरी में बाबर ने किन 2 हिंदू साम्राज्यों का उल्लेख किया है? एक तो ये मेवाड़ और एक विजयनगर, इसने 2 का किया है। विजयनगर वही वाला कृष्णदेवराय वन का, ठीक है, बहुत शक्तिशाली राजा थे वो, मैंने पहले ही बताया था उस टाइम पर। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ये थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ये थे अकबर के टाइम पे किया था इन्होंने, अकबर के आदेश पे। और अकबर के टाइम पर तो इनकी बहुत मौज थी, लेकिन अकबर के जाने के बाद इनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, खाने के भी लाले पड़ गए थे इनके, अब्दुल रहीम खाने खाना के, ठीक है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण था वो मीर बाकी ने करवाया था। बहुत से लोग समझते हैं कि बाबर ने करवाया था, नहीं, उसका निर्माण करवाया था मीर बाकी ने, वो इसी का एक कमांडर था। और बाबर ने जो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था वो करवाया था संभल में, ठीक है, संभल यूपी में है संभल एक। बस यही है, यही थे इसमें। बाबर ख़त्म हो गया। और ऐसे ही इसमें, जैसे इसमें छोटी छोटी एक लिंक सा बनता है ना, ऐसे ही आगे भी बाबर के बाद हम हुमायूं पढ़ेंगे, फिर हुमायूं के साथ जो शेरशाह सूरी से उसकी लड़ाई, ये सब करेंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।